नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम हमारी पंचायत में। वो चालू है दोस्तों। यह जो कार्यक्रम है हमारी पंचायत हर सप्ताह के शनिवार और रविवार शाम को 8 से 9 बजे तक प्रसारित किया जाता है। यह लाइव टेलीकास्ट हम हमारे क्षेत्र की समस्याओं, उपलब्धियों और सुझाव के लिए चलाते हैं, जिसमें आप सभी लोग जुड़ें और आपका ज्ञानवर्धन भी हो। अगर कोई समस्या है तो उसे हमसे बांट पाएं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दे सकें। और दोस्तों, मैंने कुछ अपने साथियों को इनवाइट भी किया है और हमारा एक विषय रहता है हर सप्ताह, हर दिन के मतलब लाइव टेलीकास्ट का। तो आज का जो हमारा विषय है वह विषय है बेरोजगार और पलायन। बेरोजगारी और पलायन आज का विषय है हमारा। हमारे क्षेत्र के अनुसार देखते हुए हमने इस विषय को चुना है। आपके सम्मुख उपस्थित हैं ग्राम भारा से हमारे राजऋषि ओम भैया और ग्राम भारा से ही हमारे वरिष्ठ हैं गिरिराज काकाश्री। दोस्तों, अगर आप इस लाइव से जुड़ चुके हैं तो बस एक छोटी सी आपसे हेल्प चाहिए। एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट आ रही है। दोस्तों, आपके इंतजार, आपके उत्तर के इंतजार में हैं हम। लेकिन अब मैं चर्चा को शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 1 ही घंटे का समय होता है और ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हम इस पर कुछ बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे और इसमें आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। तो दोस्तों, आज का जो विषय है बेरोजगारी और पलायन, इसमें आज का जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न है हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के लिए क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। तो पहला प्रश्न मैं धन्यवाद कुंवर करण सिकरवार जी, और स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। आपने लिखा है आवाज एकदम क्लियर आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज का जो पहला प्रश्न है ओम भैया आपसे है, हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के लिए क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, राधे राधे। और एक बार करण, एक बार स्पष्ट करिए कि क्या मेरी भी आवाज सही आ रही है। बिल्कुल, आप एक बार जी। दूसरा, मैं आपको उत्तर की तरफ जा रहा हूं, तो आप लोग सुने कि रोजगार के जो अवसर हैं जी वे क्या क्या हैं हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र से मतलब मैं बात करूंगा जगनेर और टापुर क्षेत्र की। हाँ। खेरागढ़ की तरफ या और बाहर नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, हम जगनेर क्षेत्र तक की बात करते हैं अभी। तो सबसे जो मुख्य रोजगार जो परंपरागत हमको मिला है विरासत में और जो मिलता रहेगा आने वाली पीढ़ियों को, वो मुख्य व्यवसाय हमारा कृषि है जी। इसको व्यवसाय कहें या इसको रोजगार कहें, जो भी कहें, कृषि और पशुपालन, ये 2 विकल्प हमारे पास हैं। तीसरा विकल्प जिसे मैं कहूंगा कि था, आज नहीं है, वो है हमारा, जैसे मान के चलिए कि ये अरावली की पर्वतमालाओं की श्रृंखला यहाँ से शुरू होती है, तो ये करीब हमारे सिद्ध बाबा आश्रम सरेंदी से प्रारंभ होता है हमारे क्षेत्र में जी, और ये फिर अनंत जो है दूरी तक चली जाती है, जैसा कि आपको सभी को भौगोलिक ज्ञान है। तो जी, हमारे जो पहाड़ है यहाँ, उनमें सभी पहाड़ों में किसी न किसी पर्पस का पत्थर निकलता है जी। जैसे हमारे नगला बुम्मा बरगमा का जो पहाड़ है उसमें खारी पत्थर जिसे कहें व्हाइट सैंडस्टोन, बिल्कुल। तो हाँ, कठोर पत्थर तो उसमें जो है चक्की के पार्ट वगैरह या पत्थर चिनाई के मतलब के निकलते रहते हैं। बिल्कुल।
या फिर और हम चले जाएं तो हमारे लोकल में जो पहाड़ है तो वहाँ भी पत्थर ऐसा निकल आता है जिसमें हम पत्थर की चुनाई कर सकते हैं दीवारों की या थोड़ा बहुत दासिबंदी का भी। जी फिर आप फिर चले जाते हैं आप अपने धौलीपुरा, कानपुर और फिर राजस्थान सीमा या उससे आगे, जी तो वहाँ पर सैंडस्टोन की बहुत अच्छी क्वालिटी का सैंडस्टोन निकलता है जी और व्हाइट, पिंक एंड छींटेदार, मतलब जिसे कहें हम चित्तीदार कहते हैं हमारी देसी भाषा में। जी उस पत्थर की पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी डिमांड है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य हरियाणा तक वो जाता है। जी लेकिन सरकारों के ऐसी नियमावली की वजह से या किस वजह से फिलहाल जो हमारे यहाँ खनन का काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। अब नहीं जब हो रहा है तो बेरोजगारी बढ़ गई और एक वो ऑप्शन बंद हो गया। जी और जैसे कि आप सभी लोगों को ज्यादातर विदित होगा या फिर जो बाहर के लोग का ये लाइफ आप तक जाएगी, जी तो कानपुर की जो सैंडस्टोन की मंडी रही है जी। पिछले कुछ सालों तक, वो बिल्कुल। एशिया में सैंडस्टोन की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है और मानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसमें कोई आदमी अपना ट्रक ड्राइवर है उसको भी रोजगार मिल रहा था, जी कोई आदमी अपना खनन करने के लिए लेबर है उसको भी रोजगार मिल रहा था, जी कोई आदमी अपना ठेकेदार है जो अपने खदान लगा के बैठा था उसको भी रोजगार मिल रहा था, जी कुछ लोगों के ट्रांसपोर्ट के साधन थे उनको भी मिल रहा था, कुछ की मतलब खुदाई की मशीन थी जेसीबी वगैरह उनको भी मिल रहा था। तो वो एक ऑप्शन हमारे यहाँ बंद हो गया है। तो अभी हमारे पास मात्र, क्योंकि यहाँ कोई कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं, तो यही मात्र विकल्प थे, एक था तो है पशुपालन और एग्रीकल्चर। मैं तो इतना कहता हूँ जी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई ऑप्शन है। आपका कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ रोजगार के लिए 3 मुख्य विकल्प हैं, जिनमें एक था खनन व्यवसाय, दूसरा है कृषि और तीसरा है पशुपालन। हाँ। जिसमें से खनन व्यवसाय को खत्म कर दिया गया है और कृषि और पशुपालन ही अब बाकी रहे। हाँ। जी कागदरी। तो एक बार मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं हमारे सरपंच साहब मेवली से धर्मेंद्र सिंह परमार जी का। आपका स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। ओम भैया आपकी आवाज कम आ रही है, आप इसको मतलब गले में ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब नजदीक आ जाएगा तो आवाज इसकी अच्छी जाएगी, है ना। हाँ यहाँ रख लीजिए। तो काकाश्री, इसी क्रम में एक प्रश्न आपके लिए भी है। जी ठीक है, आप इसी प्रश्न पे बोलिए कि हमारे क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या क्या विकल्प उपलब्ध पत्थर खनन तो हमारा बंद ही हो चुका। जी और जो अंग्रेजों ने यहाँ पर रेलगाड़ी भी लगाई थी तो हमारे पूर्वजों ने यहाँ इसके पत्थर खनन का या कृषि माध्यम कमजोर था हमारा, बिल्कुल उसके द्वारा आजीविका का साधन बनाया था। जी और अशिक्षा तो पहले थी और बाद में भी जब मैं पढ़ा था 75 तक 2-3 गांवों में एक प्राइमरी हुआ करती। जी अब सिंचाई के लिए साधन बनाया गया जी 10-15 वर्षों से। जी जो सिंचाई का हमारा एक पत्थर खनन तो बंद हुआ, जी बिल्कुल। लेकिन सिंचाई के साधन में जो बांध बंदी बनाए गए जी और जो 50 या 40-45 हमारे खेरागढ़ से मतलब नहर पर छोड़कर जी हमारे घने ब्लॉक में करीब 40 की करीब संख्या होगी और कुछ कम बढ़ती है। जी उनका ऐसा कोई सरकार एस्टीमेट बना डाला कि उसका पानी नहीं भरा जाता है। उससे अच्छा। हमारी सिंचाई पर महंगाई बनने लगी, जुताई ज्यादा होने लगी, पानी की समस्या आने लगी, यानी खर्चा ज्यादा बढ़ने लगा, जी। आर्थिक भार बढ़ने लगा। तो जी। हमारा इस क्षेत्र सिंचाई के माध्यम से भी हम बेरोजगारी का रूप हमारा मतलब पूर्ति ये भी होगा। ऑप्शन अब खराब मतलब हो हमारे रहा है। कृषि के जो कृषि का रोजगार का जो विकल्प है उस पर भी हाँ। खतरा उपलब्ध खतरा हो रहा है और वो खतरा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक तरह से किया ये जाए। सरकार की योजना के 2 फुट बंसार कर दी गई, रास्ते में 2 फुट रहेगा, 2 फुट जो गेट है वो नाले में लगा हुआ है। अब पानी कहाँ से भरे? जैसे बहुत। हमारे बंदा का साढ़े 16 फुट का आशा लगा रखा है कि जुलाई के महीने इतना होना चाहिए, जब 17 फुट में नदियां भरती है, खेतों में पानी कहाँ से आएगा? मेवली है। अच्छा गिरिराज काका, एक प्रश्न, एक छोटा सा एक तो प्रश्न है हमारे- आपसे, एक पर्सनल एक प्रश्न है, क्षमा चाहता हूँ। आपकी शिक्षा कितनी है? मेरी शिक्षा इंटर तक है, चलिए। 12वीं।
काका वैसे जो हमारे जो इंजीनियर साहब वगैरह जो बैठे होंगे डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में, उनकी शिक्षा आपसे तो ज्यादा ही होगी, आप नहीं है, MA BSc PhD है ना? अच्छी डिग्रियां आपसे हैं, आपसे ज्यादा शिक्षित होंगे। बहुत अच्छी है। लेकिन जो गणित आपकी समझ में आ रहा है, ये गणित उन अधिक शिक्षित लोगों की समझ में क्यों नहीं आता? अब ये मैं क्या कहूँ बार बार, या तो ऑफिसों में ही केवल लिख लेती है कि 8 फुट की पंसार है गोवन बन की, या मेवली की 8 फुट की है। अब ये नहीं देखा जा रहा कि 8 फुट से कितना बांध दूर तक का है हमारा, कागजों में देखा, जी। और 3 फुट गहरी मूरी लगी हुई है। जैसे हमारी 23-23.5 फुट है, पहले 26 फुट थी, जी जी अब 23.5 रख ली है, 23 के लगाव रख ली है जी अब 17 फुट में नदियां नहीं जाती है, 19 हो गया, जी। तो 2 फुट ही पानी तो हुआ। जी अब तो कागजों में देख रहे हैं, जी। मौके की परिस्थिति को नहीं है, ऑफिस अच्छा। में कागज पास किए जा रहे हैं। आपका कहने का अर्थ ये है कि मौके पर अधिकारी या तो आते नहीं है, आते हैं तो बहुत कम आते हैं, और उन्हें मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। पत्थर ये है। खनन के बाद हमारे 20,000 जी परिवार, कृषि तो हमारा माध्यम था, पहले कमजोर था जी। लेकिन ये बांधबंदी था सन 60-70 के दशक में, मिस्टर हमारे रावत जी हुए थे, जी तो उनके द्वारा हमारी कृषि उन्नत किस्म की हो गई थी। बिल्कुल। बंदाओं में मतलब 1-2 जो लगवाई, और मसूर राई चना ऐसे करते बिना बिना किसी लागत के हमें फसल मिलती थी। चलिए ठीक है। ये हमारे विकल्प थे जिनके बारे में आप दोनों ने बताया। सबसे पहले मैं स्वागत कर देना चाहता हूं भानु प्रताप सिंह चौहान साहब, धनीना वाले, और पंडित मनीष कपरेले जी, और हमारे लक्ष्मण सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब मुनींद्र परमार जी। आप तीनों का इस लाइव टेलीकास्ट में स्वागत है, और राधे राधे और राम राम आपने अभिवादन किया है। धन्यवाद आप सभी का। हाँ। इसी क्रम को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं काका। और बोल रहे एक प्रश्न और है, हो, बोल। क्या हमारे गांव या कस्बों से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं? यदि हाँ तो क्यों? ये प्रश्न आया है। हाँ, इसीलिए कि जो हमारा पत्थर खनन बंद जो प्राकृतिक हमें देन मिली थी, जी कृषि हमारी कमजोर, जी कोई पहाड़ वगैरह में एनीकट बनाए गए हैं तो हरियाली रहेगी नहीं, पानी मिलेगा नहीं, पशुपालन में समस्या। जी अब तीनों ऑप्शन हमारे खत्म हो जाए, जी अब हम थोड़ी और खेती लागत से करते हैं। जी। 70-80 किलोमीटर हमारी सीमा है आगरा डिस्ट्रिक्ट से अंतिम यूपी, जी अंतिम जो हमारा हाँ, जो सीमावर्ती क्षेत्र सीमावर्ती में राजस्थान लग जाता है। कोई फल सब्जी करती है, यहाँ से ट्रक में लिया भाड़े में चली जाती है, जी तो एक तो हम भौगोलिक दृष्टि से दूर है, जी दोनों तरफ राजस्थान है, इस पर सरकार का ध्यान ही नहीं जाता कि हम कहाँ पर हैं। बिल्कुल, हम भौगोलिक रूप से एक बिल्कुल मतलब एक और ये तिकोने नहीं- हिस्से में पड़े हुए ये हैं। नहीं खेलागढ़ भी है जी। आजा सैया ब्लॉक भी आगरा को छोड़, आगरा साइड छोड़ गए, बिल्कुल। सैया ब्लॉक भी उस पीढ़ी है, हमारा खेलागढ़ भी इस मूड है। खेलागढ़ में कोई भी कारखाना नहीं है जिसमें 10 आदमी काम कर सके, न सैया में है, न हमारे यानी ब्लॉक में है, जी। न सीमावर्ती राजस्थान में बयाना में है, जी। न बसेरी में है। जी। तो अब बताइए, हमें तो गुड़गावा जाना पड़ेगा पेट भरने के लिए, जाना पड़ेगा नोएडा में, 2-2-2.5 लाख रुपए क्षेत्र में चले गए, वहाँ दवा बन रहा है। जी ये गवर्नमेंट की अनदेखी है। ये एक भी हमारे यहाँ पर सुविधा है तो कारखाना को मतलब चाहे दूसरे तरीका दे, ऐसे कह सकते हैं। मैंने कहा भाई जवाब प्रश्न कोई जवाब नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। के मान के चलो के एक कहावत है देसी के सभी भिखारी है जाएंगे तो भीख को कौन है डर है। हाँ बिल्कुल। सारी भिखारियों की बस्ती में कौन किसी भीख देगा। हम लोग रोजगार की तलाश में जब खेती हमारी प्रभावित हुई, पत्थर का व्यवसाय हमारा प्रभावित हुआ, जी। तो हम निकले अपने कस्बों में, लोकल के जगनेर, खेरागढ़, अकागढ़, जो भी अपना बसेली बाड़ी। जी। तो हमने वहाँ कोई भी अपना, किसी ने अपने रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान खोली, किसी ने जूते की खोली। ऑलरेडी एक व्यापारी वर्ग है अग्रवाल समाज का, उनकी तो पहले से थी, जी। लेकिन हमने नोटिस किया है, आप सभी लोगों ने नोटिस किया हो, पिछले कुछ 10-20 सालों में किसान परिवारों से लोगों ने जाके भी वहाँ पे व्यवसाय जमाने की कोशिश की कि शायद इससे जी। हमारी आजीविका चल जाए। बिल्कुल।
लेकिन यहाँ बाजारवाद इसलिए हल्का है कि लोगों की पॉकेट में जरूरत के सामानों के लिए ही पैसा है, ना कि विलासिता या उसके लिए। ओके। तो बाजारों में अधिक पूंजी निवेश नहीं हो पाता, उपभोक्तावाद बहुत छोटे पैमाने पे पड़ जाता है। तो जितनी भी इकाइयां ग्रामीण सेक्टरों से खुली थी, मैं बहुत सारे नाम जानता हूँ, आप सभी ने नोटिस किया होगा, वो लोगों ने प्रयास किया, किसान परिवार के बच्चों ने वहाँ अपना व्यवसाय जमाने का, उन लोगों का व्यवसाय अच्छी तरह से फलीभूत नहीं हुआ और वो लोग वहां से पलायन कर, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप दोनों से ही है। ये प्रश्न भी हमारे दर्शकों से आया है। क्या कभी आपने, मतलब हमने या हमारे परिवार के किसी सदस्य ने काम की तलाश में किसी दूसरे राज्य या शहर के लिए पलायन किया है, और अगर किया है तो वहां का अनुभव कैसा रहा? हाँ, इसको मैं कहूंगा, क्योंकि मैं गया हूँ, चाचा गए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबसे पहले गुजरात गया, और गुजरात में मैं सूरत और अहमदाबाद 2 शहर में गया। मैं वहां पर रहा तो मैंने ये देखा कि वहां पर मैं ही नहीं, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे, चाहे वो बिहार से आते हो या हरियाणा से आते हो या मारवाड़ राजस्थान से आते हो या मुरैना एमपी से आते हो, उनके प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, और ना ही वहां पर। तो दोनों जगह का मैं एक बार में बोल देता हूँ कि ना तो उन लोगों का व्यवहार इतना अच्छा है कि दूसरा आदमी हमारे यहाँ आया है तो इस तरीके का व्यवहार जो हम लोग व्यवहार करते हैं, हिंदी भाषी लोग बाहर से आए थे लोगों का सम्मान करते हैं या व्यवहार उनके साथ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ बहुत बड़े कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है कि हम गए और सीधे वहाँ पे सेटल हो गए और तुरंत से वहाँ बिजनेस चलने वाला, ऐसा भी कुछ नहीं है जी। तो ज्यादा लिबर्टी मामला मिलता है। हाँ, मतलब हम सीधे शब्दों में एक चीज कह सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ से पलायन बहुत हो रहा है, लोग बाहर बहुत जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के अनुभव बहुत ज्यादा अच्छे नहीं। आया पंचायत का। आइए, आप भी आइए। चलिए, मुनीम भैया, आपने पूछा था, भाई साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने आपको इनवाइट किया है, प्लीज आप शामिल हों, आप शामिल हों। मैं एक बार पुनः आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप शामिल हों। और यूएस राजपूत जी, आपका भी स्वागत है। राजेश परमार जी, राजेश भाई साहब, आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। चलिए, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रश्न, ये भी हमारे दर्शकों के द्वारा आया हुआ है। क्या हमें लगता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे मनरेगा, ये बेरोजगारी को कम करने में सफल रही हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। बिल्कुल, कड़वा लगेगा, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। मनरेगा ऐसे समझो ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। बस इतना रोजगार मिल रहा है। स्वागत है, आपके सम्मुख आ चुके हैं विजय कुमार सोलंकी जी भारत से। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर ओम भैया आप थोड़ा बोलिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या हमें लगता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे मनरेगा बेरोजगारी को कम करने में सफल रही हैं? मनरेगा के बारे में जहां तक मैंने सुना है, डीपली उसके बारे में नहीं जाना, कि विश्व की सबसे बड़ी जन स्वरोजगार योजना कह सकते हैं उसको, जो भी वो इस तरीके से ही प्रमोट किया जहां तक मैं जानता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है जी ऐसा। जी जी जी। लेकिन मेरे विचार, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पहले उत्तर में छुपा हुआ है कि अगर वो कहीं भी मेरे दिल दिमाग के अंतर्मन में कहीं 100वें नंबर पर भी होता तो उसका जिक्र जरूर होता। इलीट ही है मेरे दिमाग पर। और आप जो भी दर्शक वर्ग है जी, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हो, वो चाहे किसी सरकारी अच्छे ओहदे पर हो, कर्मचारी हो, किसान हो, राजनेता हो, विधायक हो, सांसद हो, जो भी लोग मेरी बात को देख रहे हैं, मनरेगा का हाल किसी से इस देश में छुपा हुआ नहीं है। आपका और जी अनदेखा करें
वो दूसरी बात है, आपके पास समय नहीं उसका प्रतिरोध करने के लिए, वो दूसरी बात है, या फिर हम लोगों का किसी का कोई उससे पर्सनल स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो दूसरी बात है, लेकिन टोटल फ्लॉप स्कीम है, इसकी कोई मायने नहीं। ओके। आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसे आप गले में लेने ज्यादा तो ये अच्छा। ऐसा चेक कीजिए इसको कहीं से ऑफ तो नहीं नहीं, ये ऑफ नहीं है, ये ब्लिंकिंग या वो नहीं ब्लिंक नहीं होता ये, आप बस गले में कर लीजिए धारण और ये हो जाएगा। आवाज की आ रही है। बाकी मैंने प्रयास किया है मुनीन भाई साहब, और आपने भी अभी भेजा है, मैंने एक्सेप्ट किया है। अगर आप शामिल हो सके तो आप आइए, आपका स्वागत है। अमित सुरोठिया जी, आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न हमारे पास दर्शकों के द्वारा भेजा गया है। आज तो हमारे दर्शक कमाल कर रहे हैं। आज देखिए, एक और प्रश्न ये आया है कि क्या स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाएं हमारे क्षेत्र तक पहुंची हैं? सही प्रश्न है, बहुत अच्छा। स्किल डेवलपमेंट की स्कीम आई थी, जहां तक मैं उसके बारे में जो जानता हूँ, उसका हो क्या रहा है जी मुझे इतना ज्ञात है कि कुछ लोगों ने इसका लाभ लेने का प्रयास किया, वहां से ट्रेनिंग भी प्राप्त करी, जी। लेकिन उनको कहीं बहुत अच्छे रोजगार नहीं मिले। बहुत छोटे छोटे रोजगार, बहुत छोटी छोटी सैलरी पर भेजा गया शुरू में। जी। शुरू में चले थे ये मतलब उनके केंद्र। उसके बाद में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और डरना भी, मेरा छोटा भाई है वो, जी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा एक भाई है, वो इस सेक्टर में काम करता है, मेरा मित्र है जी जी उसने मुझे बताया कि भैया इसमें बड़ा खेल है। जी मैंने क्या खेल है भाई? बोले था अगर आपके पास एक इंटर कॉलेज है और एक कमरा मुझे आप दे दें तो मैं वहाँ अपना बोर्ड लगा दूंगा जी। अपने संस्थान का, जी। और आप आपके ही बच्चे जो 12th क्लास के हैं तो उनको उसमें एडमिट करा दीजिए, मैं उसकी लिस्ट ऊपर दे दूंगा, जी। इतने बच्चे मेरे यहाँ वो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं जी और उनका अनुदान बहुत अच्छी राशि आती है, और उसको आधा आधा बांट लेंगे और आराम से ये हो जाता है, उसके बाद में बच्चों को सर्टिफिकेट दे देंगे। तो इस तरीके की बहुत तगड़ी धांधली इसमें, जहाँ तक मेरे अपने अनुभव से जाना, मैं ये इसके कोई बहुत साक्ष्य नहीं दे ये पाऊंगा। बहुत बड़ी बात कही है आपने हाँ, भाई मैं साहब। इसके साक्ष्य नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर कोई इसकी जांच करना चाहे तो मैं उसे बता सकता हूँ ये कि बहुत कहाँ बड़ी कैसा बात कही है ये कि चल रहा है स्किल खेल। डेवलपमेंट के नाम पर टोटल धांधली का खेल चल रहा उस है समय देश में। मैं कोसने लगा पूरे सिस्टम को, मेरी आत्मा धिक्कारने लगी कि क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर, क्या कर रहे हैं हम ही तो लोग हैं यार, शोषण करने वाले भी हम हैं, शोषित भी हम ही हैं, तब क्या रहे हैं जमीर लोगों का अंतरात्मा पता नहीं किस स्तर पर पहुंच गई है, बहुत बड़ी बात है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और हमारे एक दर्शक ने हमें भेजा है। राहुल गोयल जी, भैया आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। ये प्रश्न है कि क्या हमें लगता है कि युवाओं को उचित मार्गदर्शन या प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है? हाँ, असल में ये प्रश्न फिर गहरा हो जाता है और ये दूसरी जगह जाके टच करता है। जी असल में मुझसे अगर पूछा जाए जी तो यहाँ पर मैं टारगेट करूंगा हमारे हिंदुस्तान की शिक्षा नीति को। जी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति से मैं पर्सनल ओम परमार कतई सेटिस्फाइड नहीं हूँ। चलिए, तो मुनीन भाई साहब आप जुड़ गए हैं क्या? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है जी। बताएं भाई साहब, बताएं, आप कुछ बोलना चाहते ओम हैं? भाई साहब कुछ बोल रहे थे, उनको वो कुछ बोल रहे थे, उनका थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ओम भैया से हम एक्चुअली पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम वाले क्षेत्र में हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार व्यक्त हाँ हाँ करिए। हेलो। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है अरे आपकी? हाँ, आवाज आप लोगों को आ रही है? पहले तो नमस्कार सभी को। नमस्कार भाई हमारे साहब। बड़े भाई। अच्छा, ये मैं कह रहा था, जैसे पहला इनका क्वेश्चन था, तो मैं अपनी तरफ से कुछ दो चार चीजें हैं जो मुझे लगी कि शायद लाइव में बोलनी चाहिए। बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। तो पहला तो ये था कि हमारा बेरोजगारी का जो आप पूछ रहे थे भाई साहब ने, पहला क्वेश्चन क्या था? थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दें प्लीज। पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या हमारे क्षेत्र में युवाओं को जो है वो रोजगार के लिए क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं? ठीक। दूसरा सर क्या था?
दूसरा है कि क्या क्या हमारे क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन हुआ है, और हुआ है तो क्यों? जी, उसी के साथ एक और था आपको कि जो पड़ोस के राज्य हैं उनमें लोग जाते हैं तो उनके प्रति क्या मानसिकता है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कभी हम्म। हमने या हमारे परिवार के किसी सदस्य ने काम की तलाश में शहर या दूसरे राज्य में पलायन किया है, और किया है तो उसका अनुभव कैसा है? अच्छा सर, इसका मैं शुरू से करता हूँ, जैसे मैं पूरा खीरागढ़ लेके चलता हूँ सर, जी ओवरऑल खीरागढ़ की बात करूंगा मैं। जी तो जी जैसे कि ओम भाई साहब और हमारे भाई साहब पुराने लोग हैं, तो मुझे एक थोड़ा सा बताएं कि जब हम जो लेके आते हैं ना, मुगल साम्राज्य से लेके आ जाएं, क्या हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा जी राजा हुआ था जिसने कभी जी उनके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी? मुगलों के खिलाफ? हाँ। भाई साहब ये पूछ रहे हैं क्या हमारी क्षेत्र में कोई ऐसा राजा हुआ था जिसने मुगलों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी थी? में हमारे में रह गई गद्दी रही है जगलेर, जी और उनका जो समय था वो पृथ्वीराज चौहान का समय रहा है। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी कुछ युद्ध इत्यादि का वर्णन नहीं, हमारे मैं इतिहास में जो मेरा इतिहास शायद में मेरा लिखा है, शायद आप उसमें मेरा लिखा है। शायद आप सवाल नहीं समझ पाए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जी जगनेर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खीरागढ़ तहसील में आने वाले या आगरा से जो हमारा क्षेत्र टच होता है, जो इसे जी हम अपना एक स्पेशली जगनेर की बात नहीं है वैसा यहाँ। जी तो पहला तो ये है कि मेरे ख्याल से शायद नहीं। जी दूसरा सर, क्या अंग्रेजों के समय में हमारे यहाँ से कोई ऐसा हुआ जिसने अंग्रेजों? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो हमारे यहाँ से कई रहे हैं। बहुत रहे थे, मैं बता देता हूँ आपको। यमुना प्रसाद नहीं, अय्यर, उनके नाम नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कितने, मतलब हाँ। और लगभग लगभग कितने? लगभग करीब 50 लोग थे। लगभग मैं 50 से जगनेर की बात कर रहा हूँ, फिरागढ़ की बात मुझे नहीं जानता हाँ, था। जिनमें जिनमें बड़ा नाम शायद जिनमें शायद बड़ा नाम बहुत कम मात्रा में। जी तो सबसे पहला कारण तो मैं आपको बताता हूँ बेरोजगारी का, कि देखो जैसे कि हमारे शायद रणवीर भाई साहब हैं, उन्होंने बोला था कि हमारा क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से बहुत पीछे है। जी तो भौगोलिक दृष्टि से इसका तो एक सीधा सीधा सा था कि एक दिन हम गौरव भाई साहब के यहाँ जा रहे थे, जी और हमने प्रोग्राम शुरू किया नगला कमाल से, और गौरव भाई साहब के यहाँ पहुंचते पहुंचते ओम भाई साहब के यहाँ ही हमें रात हो गई थी, शायद आपको याद है। जी बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी? तो हाँ ये चीज तो है, लेकिन जी ये मायने नहीं रखते, क्योंकि सरकार ने सबको, चाहे वो जी अब से लेके कोई भी सरकार रहे, कोई भी इंडिविजुअल सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबको एक एक निश्चित क्षेत्र और सबको निश्चित जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जी आपको ये जिम्मेदारी निभानी है, आपको ये निभानी है, आपको यहाँ की निभानी है। जी ऐसा तो है नहीं कि जगनेर ब्लॉक के लिए बंदा को मान लो स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं दिया, या वो आया ना आया वो अलग चीज है। थाने के लिए जी आपको अलग से थाना इंचार्ज दिया हुआ है, जी या जितने भी जो हमारे जहां भी सिस्टम लगता है वो वहां हमारे यहाँ अधिकारी मौजूद है तकरीबन। जी बात आती है समाज को या अपनी जो बेरोजगारी है, इसके देखो सबसे बड़ा कारण तो हम खुद है, हम खुद जो हैं। मुझे लगता है। कैसे? हेलो, आज की नेटवर्क डेट नेटवर्क में प्रॉब्लम। मुझे लगता, हाँ, अब मेरी केवल अभी आवाज आई? जी हेलो, अभी आवाज आई भाई हाँ साहब? आवाज आ रही। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहला तो हम खुद बहुत बड़े जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। कैसे कैसे? देखो सर, कि जैसे आज की डेट में हमारे पास खेती वगैरह कम है, लेकिन युवा वर्ग को आप उठा के देखिए, कोई भी आदमी जी दिल्ली, आगरा, जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा दिल्ली, अहमदाबाद, और बोला जाए तो क्या नाम है उसका, बेंगलोर, जी ये 3 4, और कुछ जो क्षेत्र बचा है वो कुछ उधर चले जाते हैं, बंगाल वगैरह, ठीक है। जी उसके बाद बचे कुछ मुंबई। तो जी आप एक देखिए, वो अपने यहाँ कोई भी, हम जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, जी हम क्या, जितना दिमाग हम औरों के यहाँ जाके हम 24 घंटे 28 घंटे 30 घंटे, जैसे कि सबके बच्चे आपने देखा है, पूरा जो सोने बैठने के लिए, मैं गया था बीच में, मैं आपको बताऊंगा, मैं दिल्ली, मेरे काफी जो अच्छे मित्र हैं जो यहाँ पे आके बहुत अच्छा बताते कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ बोलना चाहिए कि बहुत अच्छे जो धनवान बनते हैं ना, उनके यहाँ हम गए हैं ना तो भाई साहब, तो वहां उनके पास एक कमरा नहीं है सोने के लिए।
जी और उसी कमरे में वो सोते हैं और खाना बनाने के लिए सामान बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के चाहे गर्मी हो, बरसात हो या कुछ भी हो। तो पहले तो हमारा जो एक एप्टीट्यूड या ऐंठ या बोलते ना कि वो बहुत ज्यादा है हमारे क्षेत्र में। जैसे कि काम करने से ना कभी कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। आज की डेट में काम के लिए अगर हम मजदूरी की बात कर लें तो मेरे ख्याल से मजदूर का 400 से 500 रुपए का रेट है आज की डेट में। जी आप गांव में जाके पूछो कि भाई कोई मजदूरी करेगा, बुला रहे हम, हाँ मजदूरी करेंगे हम। मतलब दूसरी जगह जाके वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अपने क्षेत्र में वो काम नहीं करेगा। पे नंबर एक बात, जी क्योंकि वो यहाँ छोटा हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि मैं अब एक बात कर लेता हूँ जगनेर की, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगे। मैं पिछले, मेरी आवाज क्लियर हो रही है? हाँ बिल्कुल बोलिए। मैं पिछले लगभग 1-1.5 साल से देख रहा हूं कि जगनेर में युवाओं की आकस्मिक मृत्यु जो हुई है वो जी बहुत बड़े टैलेंटेड लड़कों की मृत्यु हुई है 1 से 1.5 साल में। जी और जिसका रीजन कहीं ना कहीं हमें जाके दारू मिलती है, और उसका या तो किसी ने टेंशन में ले लिया या किसी का मतलब अनडायरेक्टली उसमें मदिरा का बहुत बड़ा एक मैं हाथ मानता हूं। तो हमारे जो युवा है ना उनका जो फोकस है ना भाई साहब, वो मैं मानता हूं सरकार की कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन हर चीज अगर सरकार करेगी ना, मैं यहाँ सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन इसके कहीं तक जिम्मेदार हम भी हैं। अगर एक जेसीबी चलती है तो वहां देखने के लिए गांव में 50 आदमी 100 आदमी खड़े हो जाते हैं, उनके पास टाइम है। कहीं कहीं जी झगड़ा हो जाए वहां 100 आदमी खड़े हो जाएंगे। जी लेकिन अगर हमें अपना खेत काटना है, हमें अपनी रुपाई करनी है, तो जो बाप है जो बच्चे का वही अकेला लगा होगा। लड़के को उसके हाथ में से मोबाइल नहीं छूटेगा और वो दाएं बाएं घूम रहा होगा या नेतागिरी कर रहा होगा। अब साधन उतरे ही है। जैसे हम किसी के पास 2 या 3 बीघा जमीन, 4 बीघा जमीन, यही एक रेशियो निकल के आता है एक निम्न परिवार, जो निम्न परिवार। जी हम क्या करते हैं कि हमें अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ या हमें अपने परिवार के साथ काम करने में शर्म लगती है। जी बाहर हम क्या कर रहे हैं, अभी छोटी सी बात करिए, आज की डेट में अगर हम ठीक से काम करते हैं, क्या खेती को उन्नत खेती के बनाने के उसमें अगर हम थोड़ा सा उसे प्रोग्रेस करें तो वहां हम अगर 10,000 15,000 रुपए हमें बाहर मिल रहे हैं और घर हमें 5,000 मिल जाते हैं, 6,000 मिल जाते हैं, तो कोई बड़ी बात है, क्योंकि उतने पैसे तो हम पहले से खर्च कर चुके होते हैं। आने में जी जाने में घर में टेंशन पूरे दिन, और परिवार से भी दूर रहते हैं, बच्चों से भी दूर रहते हैं। तो इसका मुझे जो लगता है कि हम जो युवा वर्ग है इसके लिए कहीं तक खुद बाहर जाके कुछ भी करना चाहता है, लेकिन अपने यहाँ काम करना नहीं चाहता। पहली बात, कुछ सरकारी भी ऐसे काम है जैसे कि पहाड़ का बंद कर देना, या मान लो कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा रोजगार को प्रभावित करती हैं। बट अगर हम चाहें, जैसे आप चाइना को ले लो, चाइना आज की डेट में खेती के मामले में अगर हम देखें तो हमारे से कितना आगे चला गया, वो कितनी जमीन में कितने का उनका उत्पादन है, आप एक बार इसे सर्च करके देखें। तो हम क्या करते हैं कि हमें दे जाए, कोई छप्पड़ फाड़ के हमारे छप्पड़ में डाल जाए, हम करना नहीं चाहते। अगर मेरी बात से आप इस पे, मैं ओम भाई साहब और हमारे रणवीर भाई साहब से नहीं नहीं मैं बात मैं करना इसमें आपको चाहूँ। रिप्लाई करूंगा, आप एक जी, बार कंप्लीट कीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार हमारे क्षेत्र के युवा भी है। इसमें मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, मैं भी दूसरे क्षेत्रों में गया हूं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आज की टेंडेंसी चल रही है, आज का एक आज के जो शिक्षा के संस्कार हमें मिले हुए हैं आज के युवाओं को, उसके अनुसार हम जिधर जाते हैं, ज्यादातर क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो युवाओं का ज्यादातर क्षेत्रों में यही हाल है। नहीं, तो मैं सब की बात कर रहा हूँ, मैं एक हाँ, क्षेत्र की बात नहीं की है मैंने, मैं सब मैं क्षेत्रों की वही बात कह रहा कर हूँ, रहा हूँ। युवाओं का ज्यादातर क्षेत्र में यही हाल है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, प्रश्न जो हमारा आज का जो विषय है कि हमारे यहाँ एक रोजगार को बहुत अच्छा एक एक मतलब साधन था, वो था खनन। हम ये कह रहे हैं कि उसको बंद कर दिया। चलिए, अगर उससे पर्यावरण खराब होता है तो जब पहले नहीं दिखाई दे रहा था, जब उससे उसका पत्थर लाल किले में लगाया गया, संसद में लगाया गया, तब पर्यावरण खराब नहीं हो रहा था। अब पर्यावरण खराब हो रहा है जब किसानों के घर के लिए वो पत्थर जा रहा है। चलिए नहीं ठीक है। बिल्कुल, मैं
इस बात को मैं मानता हूं आपकी को कि देखो पर्यावरण के लिए तो कई ऐसी चीजें हो रही हैं, आज भी वो ऐसी चीजें चल रही हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई पॉलीथीन मत यूज करो, हर वो ठेल वाले पे पॉलीथीन रोकने के लिए उसे पुलिस या जो भी XYZ जो भी जो विभाग बनाया उसे पॉलीथीन बाजार में मत उसे करो, लेकिन बाजार में जहां से आ रही उस फैक्ट्री को बंद क्यों नहीं करते? पहली बात। तो उसे क्यों बंद पर्यावरण की करेंगे? बात करूं मैं, केमिकल के जितने बड़े बड़े जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं उनको क्यों नहीं रोकते हैं ये? नहीं, तो इसमें पर्यावरण की तो बहुत मेरा सी चीज मेरी है। एक्चुअली मेरी बात अधूरी रह गई जी जी कि पहाड़ को जो मतलब खनन को बंद किया गया, अच्छी बात है, आपने खनन बंद किया, पर्यावरण अच्छा होगा, इससे हमारे ही फायदे होंगे, लेकिन क्या खनन बंद करके जो बेरोजगारी हुई उसको दूर करने के लिए कोई उपाय? जी बताएं काका श्री। बिल्कुल बिल्कुल। जी हमारे ताजमहल के कारण जी फिर हमारी इंडिया की धरोहर तो है, जी आगरा की इंडिया की धरोहर है, जी लेकिन के 60-70 किलोमीटर दूर तक ईटा भट्टा नहीं लगा सकते, जी कोई धोनी फैक्ट्री नहीं लग सकती। बिल्कुल। अब मुझे बताइए खिलाड़ी में कौन सी फैक्ट्री लगाई जाए? जरा भी धुआं उठता है तो काला होता है। मैं मेरे पास एक सुझाव है। एक्चुअली क्या है कि सरकारी तंत्र ना उन लोगों की सुनना चाहता है जिन लोगों को काम नहीं करना आता, उन्हें सब है, जिन लोगों को काम नहीं करना उन्हें उनकी सुनता है। गौरव लेकिन जी, चूंकि गौरव जी भाई साहब जी बताएं, बोलिए भाई साहब बोलिए। हुई आपकी। हेलो। हाँ मैं ये नहीं आवाज। कहना चाह हेलो। रहा था, जैसे कि मैंने पहले बोला ना कि हेलो। पहले हम आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है भाई साहब। हमारे क्षेत्र हेलो। हेलो। कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हाँ सर कोई नहीं, आप अपना कंटिन्यू करिए, मेरी आवाज शायद कट रही है। जी आपकी आवाज कट रही है। हेलो। अभी आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही है, बताएं आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि देखो उद्योग धंधे लाने में जितना सरकार और लोगों का हाथ होता है उतना ही हमारे जितने भी नेता या जो भी हमारे जो लोग जो होते हैं ना हमारे अपने क्षेत्र के कुछ जिन्हें मठाधीश बोल लो या जो भी बोल लो, जो सबसे पावरफुल लोग हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। वो कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए कभी नहीं बोलते कि भाई यहाँ उद्योग धंधे लगने चाहिए, या मान लो बड़ा कोई भी जो प्रोजेक्ट है नहीं वो नहीं यहाँ आने चाहिए। नहीं, मेरा एक बहुत अच्छा सुझाव है। एक ये जो इतने सरकारी अधिकारी जो बहाने बनाते हैं ना, जो शासन प्रशासन यहाँ पर उद्योग धंधे लाने के लिए, उसका एक जवाब है, एक बहुत अच्छा। भारत में कई जगहों पर आईटी इंडस्ट्री बहुत फल फूल रही है, जैसे कॉल सेंटर बोलते हैं, जिसमें इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स भी हैं, नेशनल भी हैं, डोमेस्टिक। इसमें किसी तरह का ऐसा प्रदूषण नहीं है जिसके लिए ताजमहल की वजह से रोक लगाई जाए। लेकिन हमारे क्षेत्र के वास्तव में किसी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सरकारी अफसर, किसी को ये देखना ही नहीं है। बोला ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रदूषण से संबंधित कोई उद्योग नहीं लगाया जा सकता, तो यहाँ प्रदूषण से रहित आईटी इंडस्ट्री को लाना चाहिए ना। क्यों नहीं लाते हैं? आईटी पार्क और ये दुनिया में बनाते फिर रहे हैं, और ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर इस तरह का ही उद्योग लग सकता है, आईटी इंडस्ट्री लग सकती है, क्यों नहीं लाते? भाई गौरव भाई साहब, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जगनेर, तांतपुर, एक आप गुजरात या मान लो आप उत्तराखंड, इन जगहों पे आप गए होंगे, घूमे होंगे जी तो कुछ नहीं तो हम एक टूरिस्ट प्लेस करके एक जगह हमारी, जैसे ताजपुर हमारा बहुत अच्छा एक जगह है, जगनेर हमारे जैसे मैंने जहां तक देखा है टूरिस्ट प्लेस के नाम पे भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं अगर हमें उस क्षेत्र में कुछ कराना है। लेकिन टूरिस्ट अगर जैसे मान लो हम एक टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं और उसमें से जो आने वाली जितने भी लोगों को सबको मान लो जो ताजपुर आदमी क्यों आएगा, एक छोटी सी बात बताओ, जब कुछ यहाँ होगा तभी तो आएगा। बहुत सारी तो जगह जैसे हैं। जैसे आपने गुजरात में जंगल सफारी अगर नाम सुना हो, उसमें केवल जंगल है, वहां जी लोगों ने क्या किया कि वहां जो जानवर ला के उनकी वो कर दी और उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जी बिल्कुल।
वहां के लोकल के जो लोग हैं उनको रोजगार का इतना बड़ा साधन बना है, उनकी दुकानें, उनके गाड़ी ड्राइवरों के लिए, मतलब होटल तक जितने भी है सब कुछ बहुत बढ़िया हो, तो उस अरे ऐसे कुछ अरे अरे प्रोजेक्ट भाई पैदा हो साहब, सकते हैं। दूरदर्शिता की कमी है। दूरदर्शिता अगर होती तो हमारे यहाँ धौलपुर से एक छोटी लाइन चलती है, वो छोटी लाइन बंद करने की आवश्यकता नहीं थी, इसे टूरिस्ट प्लेस बनाया जाता और उस लाइन पर जो विदेशी जो टूरिस्ट है ना, उस ट्रेन से सफर करने में उनको बहुत आनंद आता और उसकी टिकट भी अच्छी खासी रखी जा सकती थी। जैसे कि मैं बताऊं आपको, मुंबई, दिल्ली या जितने भी बड़े बड़े जो शहर महानगर जितने भी हैं, लोग हमेशा प्राइवेसी के लिए आते हैं और बाहर भी जाते हैं तो प्राइवेसी के लिए। मैंने जहां तक नोटिस किया, हम उस क्षेत्र में देखा है, या जो चीजें हैं और कुछ आर्टिफिशियल चीजें बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके यहाँ मैंने एक देखी, बहुत बड़ा एक तालाब टाइप का है, उसमें हम बोट वगैरह डाल के या उसे अच्छा कुछ बना के वहां हम एक अच्छा नेचुरल एक पॉइंट बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें इतनी हैं सर, लेकिन क्या है कि ना तो कोई इसे कहने वाला है, ना उसके लिए कोई लड़ने वाला है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई चीज ऐसी हैं जिनको बिना प्रदूषण के, जैसे मैं गौरव जी की बात से सहमत हूँ कि बिना प्रदूषण के भी उद्योग धंधे इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन करने वाला और उसे लाने वाला और उसका साथ देने वाले लोगों की कमी है हमारे क्षेत्र में। गौरव जी। जी तो बहुत सी यही चीज मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि हम बहुत ऐसे, जैसे कि टूरिस्ट प्लेस के लिए अगर आप कभी गए हो, आवाज आ रही है मेरी? जैसे हम कभी जाते हैं, आवाज क्लियर है? हाँ बिल्कुल। शायद आवाज, हाँ, जैसे अगर आपने देखा हो ताजपुर और इससे आगे हम थोड़ा निकलते हैं तो हमें वो फीलिंग आती है। इस समय बारिश के समय, आप तो खैर वहां के रहने वाले तो शायद उस नजर से ना देखा हुआ आपने, लेकिन मैं एक दो बार जी गया मैं, तो जब मैंने जी देखा दोनों तरफ, और विशेषकर एक परिक्रमा मूर्त के लिए एक मंदिर है, उसको अगर आप देखो, और वहां पे एक इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है कि लोग वहां आने के लिए, आप टिकट बुक, जैसे उत्तराखंड में बना रखा है लोगों ने अपने अलग नहीं अलग नहीं, जो वो भैया जैसे ये होटल पूछ रहे वगैरह। हैं कैसे बन सकता है। हाँ, ये सर हमें जो सबसे पहले हमें अपने जितने भी जैसे नेता हैं इनसे मिलो कि भाई हम इसके लिए क्या, जैसे पर्यटन, जो पर्यटन मंत्री या पर्यटन विभाग है ना, हमें उनसे। हेलो, दोनों से सवाल है, क्या हम लोग कभी तक शायद आवाज, कितने मिलती है, कितने महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलते हैं हमें? शायद आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोले। कहने का मतलब है कि आगरा में अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो उचित मांगों को उठा सके। देखो वो बात तो मैंने पहले से ही, जो पहला मेरा शब्द था वो क्या था कि मुगलों में हमने लड़ाई जो लड़ी है वो आपने देख ली, और हमें एक्चुअल में सच बात ये है भाई साहब कि हमारे अंदर, इसमें हम भी शामिल के जी अंदर, सिर्फ और हमारा काम हो जाए, बाकी दुनिया कुएं में गिर जाए, ये हमारे क्षेत्र की मेंटलिटी में जब उसको ठूस ठूस के भरते हैं ना, ऐसा भर दिया गया है। आपको मैं क्लियर बताऊं, मेरा काम बन जाए, ओम भाई साहब का बिगड़ जाए, आई डोंट नो। चलिए, एक प्रश्न आया है दर्शकों की तरफ से, मैं आप तीनों से ही इस प्रश्न को पूछना चाहता हूं, आप भी मुनीन भाई साहब, ओम भैया आप भी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारे किस दर्शक ने पूछा है, देखिए, क्या पंचायत स्तर पर बेरोजगारी को लेकर कोई प्रयास हुए हैं? मनरेगा ये एक स्कीम है जो पंचायत स्तर पर रोजगार देती है, और मेरी जानकारी में होती है। सिर्फ एक वही स्कीम। दूसरा प्रश्न भी आ चुका अगर है। देखो पंचायत, सुनो सुनो, पंचायत स्तर के लिए जैसे कि मुझसे ज्यादा आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आप राजनीति में थोड़ा या वहाँ के गाँव में ज्यादा रहते हो, लेकिन मुझे जो जितनी चीजें पता है वो मैं बताता हूँ आपको। जी मनरेगा, जो मतलब मनरेगा आज की डेट में प्रधानों के मन की रेखा हो गई है, जी जिसमें प्रधानों का क्या है कि प्रधान को जो आदमी अपना उनको मनरेगा में नाम दे रखा है, जिसको चाहे जरूरत है या नहीं है, उसमें कुछ, मैं हर जगह की नहीं बोलता, लेकिन तकरीबन 90% उन लोगों के मनरेगा में नाम है जिनको ना तो रोजगार की जरूरत है, मतलब उन्हें ना, मतलब वो ठीक ठाक परिवार से हैं। और मैं दूसरी बात करूं कि जैसे कि आपने देखा होगा
पंचायत में हर एक बूथ या वार्ड के हिसाब से एक सफाई कर्मचारी नाली वगैरह के नियुक्त रहता है हर गांव में। जी। कभी आपने ऐसा सुना कि कोई व्यक्ति ने आके बोला कि हाँ मैं इसका हूँ और इसका मैं पैसा उठाता हूँ? मेरे को लगता है शायद 7-8 साल पहले उसकी शायद 25-26, अभी उसका कितनी सैलरी है मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन आप लोगों ने सुना है कभी कि इस हर गांव के लिए सफाई कर्मचारी के रूप में एक व्यक्ति प्रधान द्वारा या किसी भी उस द्वारा बिल्कुल एक लिखा हुआ है और उसका वो पैसा लेता है, लेकिन वो करता है? खैर ये तो देखिए, ये तो बहुत बड़ा विषय है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे कि नहीं, ये इससे मिलता जुलता है। रोजगार कौन से नहीं। ऐसा है गौरव जी, रोज मतलब है कि रोजगार की जरूरत जिनको है, अगर हम रोजगार उनको नहीं देते तो रोजगार के लिए वो लोग आएंगे ना जिनको रोजगार की जरूरत नहीं है। वो अपने परिवार को, आज की डेट में मैं मान लूं मैं प्रधान हूं और मैंने अपने परिवार को ही मनरेगा के पूरे जो लाभ है वो दे रहा हूं, ठीक है, उसी में मैंने अपने भाई के लड़के को भी उसी में कर दिया। तो जो रोजगार गांव के उस असहाय लोगों को मिल सकता था वो रोजगार के सिस्टम तो खत्म हो गया ना। आपकी बात सही जो है, 5-7 आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए तो सिस्टम पूरा जिम्मेदार है। सिस्टम जिम्मेदार नहीं है, आवाज उठाने वाले जिम्मेदार हैं। अगर मैं आज बोल दूंगा हम नहीं होंगे, अगर मैं आज बोल दूंगा तो मेरा पट्टा नहीं होगा। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, हिटलर वाली, जिसने एक मुर्गे को ला करके उसको 4 दाने डाल के उसके एक एक पंख जो है उखाड़ के फेंक दिए। यहाँ वो मुर्गे रह गए हैं जो बिना पंखों के हैं, जो हिटलर के पीछे पीछे घूम रहे हैं। आप मेरी से गौरव जी आप मेरी इस बात से सहमत है कि गांव में से 10 आदमी को अगर हमें रोजगार उस तरह ना दे के उसे रोजगार दिया जाता तो क्या वो व्यक्ति अपना घर छोड़ के जाता? नहीं छोड़ के जाता ना, यही तो प्रश्न है। तो इसके जिम्मेदार इस पंचायत स्तर की बात करूं तो इसको देखो, इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता पंचायत स्तर से, बट इसे कम किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें हमारे आगरा, अगर मैं जिले की बात करूं तो इसमें हमारे मैं पंचायत स्तर की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये तो बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पर इसमें उदासीनता चल रही है और रोजगार के लिए हमारे आगरा जिला में ज्यादा कोई कार्य हो ही नहीं रहा और बहाना है ताजमहल, और ताजमहल का जो ऑप्शन है उस पर कोई सोच ही नहीं रहा। एक प्रश्न और आया पंचायत में एक 2 मिनट की बात और बोलना चाहूंगा मैं, अगर आपका हो तो। सिर्फ एक चीज, एक पंचायत है अपने क्षेत्र में, नाम नहीं बताऊंगा उसका मैं जी, उसमें क्या हुआ कि लोगों ने गलत तरीके से लोगों के पट्टे हुए, गलत तरीके से पट्टे हुए तो कुछ लोगों ने आवाज उठाई, उसमें से 10-20 लोगों ने, और वो केस आगरा तक भी पहुंचा और ऊपर तक भी पहुंचा। तो जब वो बात ज्यादा हुई तो प्रधान ने क्या किया, उनके 20 के नाम 2-2 बीघा और पट्टा कर दिया, तो वो वहीं खत्म हो गई जो बात शुरू हुई थी। आपका कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है पट्टों के नाम पर। हाँ, जिस व्यक्ति को हम जैसे गरीबों के नाम या जो भी पट्टे जिसके किए हैं, कोई भी व्यक्ति है उसे 2 बीघे 2.5 बीघे पट्टा देना कोई एक छोटी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि 20% लोगों को, गरीबों को दिया गया और 80% ऐसे लोगों को दिया गया जिनके पास पहले से बहुत। ये तो हमारा एक विषय है, उस पर हम एक दिन चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा विषय है। क्या हमें मैं वो नहीं बोल रहा गौरव जी, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों ने आवाज उठाई, मेरे बात समझिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ जी, जिन व्यक्तियों ने आवाज उठाई, उस आवाज को लेके गए जो व्यक्ति, उनको अगर उन्होंने दिया तो वो आवाज उठाना बंद कर दिया। आप टेंडेंसी समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको मिल गया ना, फिर कहाँ गई वो जागरूकता? तो क्या हम उसी लड़ रहे हैं? बात मैं समझ गया आपका इशारा। जिन लोगों ने आवाज उठाई उन्हें कुछ मिल गया, उन्होंने आवाज बंद कर दी, इसका मतलब वो निस्वार्थ रूप से आवाज नहीं उठा रहे थे। ज्यादातर हमारे जो लोग हैं, ज्यादातर वो यही है कि मेरा, मैं जो पहले बोला कि मेरा हो जाए, मुझे और दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सही बताऊं तो ये टेंडेंसी जब तक जनहित की है ना, मनुष्य है, मनुष्य की टेंडेंसी हो सकती है ये, क्योंकि जैसे भी आज
भागम भाग और काफी फास्ट लाइफ है। चलिए, एक अगला प्रश्न है मेरा जो दर्शकों द्वारा भेजा गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें आप तीनों से ही मुझे राय चाहिएगी। फिर जैसे ये बहुत आज की मतलब इस चर्चा का कंक्लूजन है पूरा। हम लोगों के अनुसार बेरोजगारी और पलायन रोकने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? बताएं ओम भैया। देखिए सर, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले तो कि सरकार है समाज जी किसी भी कीमत पर रोकिए, लेकिन पलायन रोकिए। समाज से रोजगार का कोई लेना देना नहीं है। बात तो हो रही है एनवायरमेंट की, बात हो रही है, लेकिन वो सोसाइटी की। जी अगर हमने पलायन नहीं रोका तो इनको हम शहर कहें या कंक्रीट के जंगल कहें, जी वे जनसंख्या के अत्याधिक दबाव और प्राकृतिक संसाधनों का अत्याधिक दोहन की वजह से तबाह होंगे। जी और जहां गांवों में श्रम की आवश्यकता है और गांव से ही ये देश बनता है, जी वे श्रम के अभाव में तबाह होंगे। और अगर जिस तरीके से पलायन हिंदुस्तान के अंदर शहरों की तरफ हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से, जी वो पलायन बहुत जल्दी ही इस देश को बर्बाद कर देगा, ले जाएगा। ये दूसरा पार्ट है आपके प्रश्न, उत्तर है आपके क्वेश्चन से। जी लेकिन फिर भी मैं आपको कोई उत्तर नहीं दूंगा। जी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। बताएं। हो सकता है कि उस कहानी से आप सभी लोगों को उत्तर आपको मिल जाए। जी प्रयास करो। हुआ यूं कि एक गांव था जी सुदूर पहाड़ियों में, हरे भरे मैदानों के बीच, जी बहुत सुंदर सा गांव। एक प्रकार के बड़े सुख शांतिपूर्वक रहते थे। जी अगर मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो कृपया मुझे सूचित कर देना, मैं अपना थोड़ा सा वॉल्यूम लाउड कर दूंगा। मैं कर ही रहा हूँ। तो वहां पर बहुत ही सभी लोग बड़े प्रेम और भाव से रहते थे। सबके पास अपना काम था। जी सब अपने, कोई बढ़ई था जो अपनी लकड़ी की वस्तुएं बनाता था, जी कोई से के सारे गांव के हल बनाए जाते, गाड़ियां बनाई जाती, बैलगाड़ियों के पहिए इत्यादि बनाए जाते। मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन वो नहीं बनाता, तो मिट्टी के बर्तन एक दूसरा व्यक्ति बनाता था। वो सबके लिए मिट्टी के बर्तन बनाता था, तो वो उसका काम उनसे चल जाता था। एक व्यक्ति सबके लिए जूते बनाता था, उसके पास भी काम था। एक व्यक्ति किसी सबके लिए कपड़े बुनता था, उसके लिए भी काम था। एक व्यक्ति सबके लिए धातु के बर्तन बनाता, उसके लिए भी काम था। एक व्यक्ति सबके कपड़े सीता, उसके लिए भी काम था। तो सबके लिए अपना अपना काम था। कोई पशु पालता और सबको दूध देता, उसके लिए भी काम था। तो सबके पास जब काम था तो सबके पास रोजगार था, सबके पास आमदनी थी। तो उसने वो सारे एक व्यक्ति उनके गांव में घूमते हुआ आया, जिसने हाथ में किताब। जी उसने गांव वालों से पूछा, गांव वालों ने क्या किया, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है? जी तो आपके भोले लोग आने के हुजूर, हम तो जानते भी नहीं कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है। तो बहुत पिछड़ गए आप लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। जी तो बोले यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हम क्या करें? तो बोला मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको शिक्षित करूंगा। उस व्यक्ति ने उस गांव में अपना आश्रम बनाया, अपना स्थान बनाया और सारे लोगों को शिक्षित करने लगा। तो कुछ लोग पढ़ना लिखना सीखे, अगली पीढ़ी में कुछ और नए लोग आए और ज्यादा पढ़ना लिखना सीखे। तीसरी चौथी पीढ़ी पर आकर पूरा गांव पढ़ा लिखा हो। जी अब गांव के वर्तमान हालात इस प्रकार से कि सारे के सारे बच्चे, सारे युवा, सारे छोटे बच्चे, सारे बुजुर्ग पढ़े लिखे थे। सबके हाथ में एक एक किताब थी, जी सबके पास एक एक डिग्री थी, जी लेकिन किसी के पास काम नहीं था, किसी के पास रोजगार नहीं था, किसी के भी पास इनकम नहीं थी। हो सकता है कि इस कहानी के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपके कहने का जो अर्थ है वो है कि हमने शिक्षा तो हासिल की,
लेकिन जिसे हम कहते हैं विद्या, मतलब कोई हुनर, हाँ, कोई काम की कला, वो हमने नहीं सीखी। नहीं। ये एक बहुत बड़ा कारण था, और अगर हम इस पे काम करते हैं तो पलायन बहुत आसानी से पलायन रुक सकता इसी प्रकार रुकेगा। हम चलिए। लोगों को शिक्षा दें ना दें मायने नहीं रखता, हम उसको विद्या दें और वो विद्यावान बने और वो विद्यार्थी हो और वो विद्या से अपना रोजगार चलाएगा। बहुत क्योंकि एक कहावत है बहुत अच्छी कि अ, विद्या ददाति। नहीं, विद्या तथा दूसरी चीज है। मतलब अब विद्यावान व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है। मैं भूल रहा हूँ, वो शुक्ति है। जी। तो जिसके पास विद्या है वो व्यक्ति हर जगह पूजा जाएगा। एक मिस्त्री है और वो कार बनाना जानता है, वो संसार में कहीं भी चला जाए उसको उसके लिए काम मिल जाएगा और वो किसी भी व्यक्ति की इमरजेंसी में मदद कर देगा तो उसको वहां भी वाह, मान सम्मान मिलेगा। तो बहुत हम शिक्षा के पीछे ना ज्यादा पड़कर लोगों को विद्या का मार्ग बताएं। यही एकमात्र तरीका है कि लोगों को पलायन रोका जा सकता है, आज की शहरों और गांवों को बर्बाद होने से बचा। आज की लैंग्वेज में मैं कह देता हूं कि आपका कहना है कि सिर्फ थ्योरिकल ना होकर के प्रैक्टिकल हाँ, प्रैक्टिकल। स्टडी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। चलिए मुनेन भाई साहब, यही प्रश्न आपसे एक बार पुनः है कि हमारे अनुसार बेरोजगारी और पलायन रोकने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? हेलो, मुनेन भैया, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, आप बताएं। ये आप तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, गौरव भाई साहब, आप मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है, आप बोलें। अच्छा, क्या था, मैं थोड़ा सा ये आवाज पूछ रहे नहीं हैं कि क्लियर हो रही हमारे थी। ओम अनुसार भाई साहब की बेरोजगारी बात और पलायन रोकने समझ में का आई। सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? हाँ, मेरा प्रश्न स्पष्ट हुआ? हेलो, अभी हाँ आ जी, रहा है? हाँ जी। अच्छा, पहले तो जो मतलब क्या रोजगारी रोकने का ना, सबसे पहले मुझे ये बेरोजगारी और बताओ पलायन भाई रोकने का। साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था आवाज कट रही है आपकी। हाँ कि अभी आ रही है ओम भाई साहब आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इतनी रोजगार की आवश्यकता है, वो जरूरी है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपकी बात मेरी स्पष्ट नहीं हो पा रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोबारा आई आवाज, हाँ, कि रोजगार की ऐसी ज्यादा नीड क्यों हो गई कि हमें बाहर जाना पड़ा। ये तो अभी भैया ने सुनाया था ना, ओम भैया ने। और इसे, हाँ, शायद मेरी आवाज नहीं क्लियर हो रही है या तो दिक्कत हो रही है फोन में। नेटवर्क आप प्रॉब्लम है कंटिन्यू होगा करिए। कुछ शायद। हेलो। चलिए एक बार आपको नेटवर्क में आने हाँ, दीजिए। आप करिए, क्या- नेटवर्क में रहता हूँ। आप तो काकाश्री, आपके अनुसार इस प्रश्न का क्या जवाब होना चाहिए कि हमारे अनुसार बेरोजगारी और पलायन रोकने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है आपके अनुसार? ये अपने क्षेत्र का मामला, यदि पूरे ओपन देश की बात ये तो करें। देश की बात है। हाँ, देश की बात है, कॉमन बात है कि आदमी स्वयं दस्तकार बने, हाथ का ही कार्यकर्मी बने, हर क्षेत्र वर्ग में बने, तो पलायन रुका जा सकता है। नहीं, ये तो चलिए विद्या वाली एक बात होगी, और कोई तरीका? और सर हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि आप देवनगरी, इंदौर है, बगलौर है, या ऐसी ग्रामीण बीच में ऐसी फैक्ट्रियां या कारखाने लगाए जाए, दर बढ़ाए जाएंगे तो दूर नहीं जाएगा, वहां नजदीक में रहेगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं।
मुनीन भाई साहब, आवाज आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में मैंने थोड़ा कार्य किया है और मैंने पूरे राजस्थान को देखा है। एक अंतर मुझे देखने के लिए मिला है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के जो भी लोग राजस्थान से आप प्रवासी कह सकते हो या पलायन करके गए, लेकिन जो लोग सफल हो गए बाहर जाकर के, जो लोग बाहर जाकर के सफल हो गए, उन लोगों ने, आप कह सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर या अपने क्षेत्र के विकास के लिए भामाशाह के तौर पर बड़े विकास के कार्य कराए हैं बिना सरकार की मदद के। राजस्थान में ऐसे आपको सैकड़ों विद्यालय, सैकड़ों टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और भी बहुत सारी दूसरी चीजें, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता, मतलब उन्नति भी होती है। आपका इस बारे में क्या विचार है ओम भैया? ऐसा है कि हमारा क्षेत्र है, इसमें किसी मिलेनियर का नाम नहीं आता, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। सक्सेस लोग हुए हैं और अच्छे डॉक्टर्स हमने दिए, हमारे क्षेत्र ने बहुत इंजीनियर्स अच्छे दिए जी। IAS PCS भी हमने बहुत अच्छे दिए जी। डॉक्टर उपाधि भी है। हाँ, और मतलब PhD भी है, मानद उपाधि है। आर्मी के लिए बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी है, और आपके आगरा से ही 2 हमारे एयर चीफ और मार्शल की पोस्ट से आए हैं जी। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि हमारे क्षेत्र से कोई बहुत ज्यादा अरबपति मिलेनियर या बहुत बड़े उद्योगपति नहीं निकल पाए। तो मैं इसको दुर्भाग्य कहूंगा, या हो सकता है कि एक आध दो निकले हों वो कहीं इधर उधर अपना हो, तो इस बारे में तो मैं यही कहूँगा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हमारे यहाँ से प्रतिभावान निकले हैं, हाँ, बात इसी नहीं जो अगर वो स्वयं अकेले हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि जो लोग हमारे यहाँ से निकले हैं वो लोग अब अकेले अगर नहीं कुछ कर सकते तो उनको मिलकर के एक संगठन के तौर पर कम से कम कुछ तो करना चाहिए था। मुझे मतलब एक ये अभी अभी मेरे एक दिमाग में ये विचार आया है, जाने क्यों मुझे अब इस वक्त ऐसा लग रहा है और भी ये सत्य बात कि है। जो प्रतिभावान, ज्यादा भले पैसे वाले नहीं हो अरबपति करोड़पति, लेकिन हमारे गांव में आप गए हैं और उनकी अच्छी स्थिति बन गई है, उन्होंने गांवों के प्रति अपनी जन्मभूमि पर कोई भी रुख नहीं किया है। जी, ये कारण है। चलिए मुनीन भैया भी जुड़ गए हैं। मुनीन भैया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, अगर आपको आवाज आ रही है तो। जी जी गौरव। प्रश्न है कि जो लोग प्रतिभावान हमारे यहाँ से निकले, हमारे क्षेत्र से निकले हैं, उन्होंने क्षेत्र को मुड़ करके उस तरह नहीं देखा जितना कि राजस्थान में निकले हुए लोगों ने अपने क्षेत्र को मुड़कर देखा है, उसका विकास कराया है, पर्सनल तौर पर विकास कराया है, स्कूल खोले हैं, कॉलेजेस खोले हैं, हॉस्पिटल्स खोले हैं, कंपनियां डाली हैं। ये मुझे राजस्थान में उत्तर प्रदेश से ज्यादा देखने के लिए मिला है, खासतौर पर अपने क्षेत्र से ज्यादा। देखो, एक पुरानी एक कहावत है ना जी कि मनुष्य तो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य तो वही जो मनुष्य के लिए मरे। जी अब तो ये पशु प्रवृत्ति है कि आप बीज है। तो इसमें राजस्थान और हमारा जो कारण ही यही है। अच्छा, मैं वही बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले जो भाई साहब ने जो कुछ बातें बोली, मैं इनकी सुन रहा था, बहुत अच्छा बोला अभी ओम भाई साहब ने, और हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब बैठे हैं। जी तो इस बात को तो आप बार बार वही नोट करके बात आ जाती है कि हमारे यहाँ के लोग नहीं चाहते। आप किसी को उठा के देख लो, जो व्यक्ति थोड़ा बड़ा हो गया उसे आप उसे कहना चाहिए बदबू आना शुरू हो जाएगा। जी और आपने देखा हो, सभी एक कोई विशेष कोई जाति समुदाय की बात ना करें हम, हर आदमी अपने एक भाई को हाथ पकड़ के खींचता है, ठीक है, और हम क्या जी करते हैं, हम टांग पकड़ के खींचते हैं। इतना फर्क है पहली बात।
और क्या इस बात इसमें को मैं सुधार, शुरू से, हाँ, सुधार क्या इसमें इसमें, आता, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाह रहा था, इसीलिए मैं नेटवर्क में आया। एक्चुअली मैं थोड़ा नेटवर्क में आने में मुझे दिक्कत होती है, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, आप समझ पा रहे होंगे। जी बिल्कुल। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इतनी जो चर्चा चल रही है हमारी, जी आप लोगों ने, विशेषकर मैं ओम भाई साहब से बात पूछना चाहूंगा कि इतनी चर्चा जो चली है हमारी, इसका जी कारण क्या है? क्यों लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है ना? और क्या हम यहीं रह के, क्या हमारे जीवन की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, या उन चीजों को हम ला सकते हैं, या क्या हम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? 1 रुपए का हम अपने शौक में आ रहे हैं, या हम अपनी जैसे कुरीतियां, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे छोटी छोटी, जैसे आज की डेट में कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसकी अगर बच्ची की भी शादी है तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, वो उसकी टेंशन में है। शादी की बात, लड़के की शादी में भाई हम 5 लाख का टेंट लगाएंगे। मतलब अगर हम बात करें तो जीवन की नीड जो है क्या है? खाना पीना, और जो बिल्कुल जो छोटी सी वो है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे 10 मोबाइल, सॉरी, घर में 10 मोबाइल है, 10 मोबाइल में आज की डेट में 800 का रिचार्ज है। आप सोचिए, 10 मोबाइल है तो 8,000 तो हमें रिचार्ज के लिए चाहिए। हम अपना स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में केवल, और बाकी जैसे कि इन्होंने कई चीजें हैं, मैं उन टॉपिकों पे बाद में आऊंगा, हम सबसे ज्यादा दिखावा कर रहे हैं। है कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी का कोई बुढ़ा या बुढ़ी जो है, माता पिता खत्म हो जाते हैं, तो बोलेंगे नहीं भाई तेरे को 5 मन तो करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें, हम केवल दिखावे की जिंदगी को खत्म करके, और एक वास्तव में जो नैतिक जिंदगी है, भाई उसको अगर साहब, हम जीते हैं, तो हमें इतनी आवश्यकता नहीं होगी। मैं कह रहा था कि आज का समय पूरा हो चुका है, तो आप एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दें। क्लोजिंग यही है कि हमने अपनी जो आवश्यकता है मेरी तरफ से, वो जी बहुत ज्यादा कर ली, जी और जिनकी जरूरत नहीं है वो भी हम कर रहे हैं। जीवन में जी दिखावा बहुत ज्यादा है हमारे क्षेत्र वाले लोगों का, और जी। देखा जाए जड़ की बात करी जाए वो बहुत कम है। इसलिए ये समस्या आ रही है। अगर हम चलिए। केवल रोटी कपड़ा मकान और अपनी सुविधाएं उन तक सीमित रहे, तो शायद जी अपनी खेती पे हम निर्भर रह सकते हैं। चलिए, ठीक है, आपकी बात भी जनता तक पहुंच चुकी है, और अब मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहता हूं। ओम भैया, अब मैं आज के विषय पर आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहता हूं, बताएं। देखिए, हम लोग एक चीज कर सकते हैं, बहुत बेहतर जो हमारे जी बहुत बड़ी है, तुमने एक अच्छी जो गरीब और अमीर को, सभी को समान रूप से सुरक्षित बनाया, जी वो हमारे वोट की पावर, जी हमारे मताधिकार होंगे। जी बिल्कुल। तो हम जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, और आगे भी ये लाइव प्रसारित रहेगी तो बाकी के लोग भी सुनेंगे, तो मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा जी कि अपना वोट का इस्तेमाल ये कीजिए। हम किसी को जो वोट दें जी तो किस लिए दे रहे हैं, ये चीज सोचिए। जी क्यों दें, ये चीज सोचिए। आप जब तक अपने अधिकार का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो आप सही लीडर नहीं चुन पाएंगे, और सही लीडर नहीं चुन पाएंगे तो इस लोकतंत्र में सारी सुविधाओं आपको उपलब्ध कराने के लिए जो चीजें होनी चाहिए, उस सिस्टम की एक कड़ी टूट जाती है, क्योंकि हम एक अच्छा लीडर नहीं चुन पाए हैं। ये मेरा मानना है। जब हम एक अच्छा लीडर चुन लेंगे, एक समझदार लीडर हम अपने क्षेत्र से अच्छे प्रतिभावान लोगों को हम मौका देंगे, तो वो लोग जो हमारे और सरकार के बीच में कड़ी का काम करेंगे, और हमारे लोग सरकार को बताएंगे, और सरकार से आने वाली स्कीमों को हमारे तक क्रियान्वयन करने का काम करेंगे, ऐसी कड़ी का वो काम करेंगे, उसका सही बेनिफिट। और ये बहुत सारी समस्याएं, बेरोजगारी की इस क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, काम आएंगी। चलिए, तो लोग जो है अपने मताधिकार का ठीक प्रयोग करना सीखें, ताकि ये सारी समस्या हमारी सॉल्व हो सके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काका श्री, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आज का क्लोजिंग स्टेटमेंट दें। माननीय उत्तर में कहूंगा कि अपनी जिंदगी उन्नति या विकास या रोजगार के रूप में मुझे जातवाद या धर्म या किसी का
में बात करते हैं। और ये हम देखते रहेंगे तो यही परेशानी हमारे सामने है और बढ़ती है। चलिए, बजाय हमें फैक्ट्री बनाने के लिए एक अच्छा नेता बनाए। हाँ, हम लोग एक नेता, एक बहुत अच्छा अच्छा, नेता। बहुत अच्छा। आपने इस चर्चा को एक बहुत अच्छी एक दिशा दी है और मेरे दिमाग में ये पॉइंट बिल्कुल नहीं था। और अगर हमारे बीच में एक अच्छा नेता अगर होगा तो हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं न हो करके सुविधाओं में परिवर्तित हो सकती है। चलिए, आप बिल्कुल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सहयोग इसी तरह बना रहे। फिर मिलते हैं कल पुनः आपके हमारी पंचायत के लाइव टेलीकास्ट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, शुभ रात्रि।